जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने भक्ति मूवमेंट कंप्लीट किया था और पहले आज हम लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे 10 मिनट में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद हम शुरू करेंगे विजयनगर एम्पायर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो शुरुआत करी थी वो पढ़ी थी प्रमुख संतों से, मतलब भक्ति मूवमेंट में या भक्ति आंदोलन में जो संत थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी आदि शंकराचार्य जी। देखिए, आदि शंकराचार्य हूं या कोई भी संत हो, उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो शंकराचार्य जी ने जो दिया था वो अद्वैतवाद का प्रिंसिपल दिया था। ठीक, ये केरला को बिलोंग करते थे, केरला में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ रखे थे। ठीक है, तो अब आपको चारों मठ याद रखने हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर की या नॉर्थ की, तो नॉर्थ में क्या रखा गया था? ज्योति मठ। ठीक है, ये कहाँ था? बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में था श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहाँ रखा गया था? कर्नाटका में। पूर्व की बात करें तो पूर्व में था गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ कहाँ रखा गया था? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। और उसके बाद पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में था शारदा मठ, जो रखा गया था द्वारका में, गुजरात में। ठीक, तो ये 4 मठ रखे गए थे शंकराचार्य के द्वारा। इसके बाद अगले जो हमने पढ़े थे संत, वो पढ़े थे रामानुजाचार्य। ठीक है, ये तमिलनाडु के थे। ठीक है, और ये जो थे एक वैष्णव संत थे। वैष्णव संत मतलब जो विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, और इनको दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें या सिद्धांत की बात करें, तो इन्होंने जो दी थी वो दी थी विशिष्ट द्वैतवाद की थ्योरी। ठीक है, मतलब विशिष्ट द्वैतवाद की थ्योरी किसने दी थी? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, और इन्होंने गोविंद राज की मूर्ति भी समुंदर से निकाली थी, निकलवाकर उसको तिरुपति में क्या करा गया था? स्थापित करवाया गया था। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, अगले जो थे वो थे निम्बकाचार्य। ठीक है, इनको एक तरीके से सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था। ठीक है, और द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद बात जो थी, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगले थे माधवाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद आए बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का इस्तेमाल दिया था, शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रामानंद की, ठीक है, तो रामानंद वो थे जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत के रूप में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, लेकिन फिर उसको उत्तर भारत में ले जाने वाले कौन थे? रामानंद। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जातिवाद को लेकर के इनकी घोर निंदा थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने शिष्यों में जाट, नाई, चर्मकार, जुलाहा, राजपूत सबको अपने उसमें रखा था। ठीक, इसके बाद अगले आते हैं कबीर। ठीक है, कबीर का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अब इनकी बात करें तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के परम समर्थक थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कबीर की जो भाषा थी, ठीक है, वो थी सद्दू ककड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी। कबीर की जो लैंग्वेज थी वो थी सद्दू खेड़ी और पंचमेल खिचड़ी। ठीक, इसके बाद अगले जो थे वो थे रैदास। ठीक, रैदास जो थे रामदासी संप्रदाय या रामदासी सेक्ट की स्थापना इन्होंने की थी, रैदास ने, और इन्हीं की शिष्या थी मीराबाई। रायदास की शिक्षा कौन थी? मीराबाई। फिर इसके बाद आए गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक देव जो हैं, जो एक तरीके से प्रमुख गुरु या एक तरीके से भगवान कहे जाते हैं सिख धर्म के। ठीक है, और इनकी जो शिक्षाएं लिखी गई वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो आदि काव्य है। ठीक है, किसका? सिख धर्म का। ठीक है, आदि काव्य। ठीक, इन्होंने जपजी नामक ग्रंथ की भी स्थापना करी थी। फिर इसके बाद आए चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने पश्चिम बंगाल में भक्ति आंदोलन की जो है बहुत सारा काम किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अचित भेदवाद, ठीक है, मतलब अचित्यम भेदवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आए दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म सेक्ट की स्थापना करी। ठीक है, निपक नामक आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने किया था, और ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर इनसे इतने प्रभावित हुए
कि इनको फतेहपुर सीकरी बुलवाया गया। ठीक है, उसके बाद आई मीराबाई। मीराबाई जानते हैं राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, और मीराबाई के भजनों को पदावली कहते थे। फिर इसके बाद आए सूरदास। सूरदास अकबर और जहांगीर के टाइम थे। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रिज भाषा में 3 ग्रंथ की रचना करी थी सूरदास ने। आपको याद रखना है, सुरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। फिर उसके बाद आते हैं तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और इनकी राम रचनाएं कौन कौन सी थी? रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। फिर इसके बाद आए शंकर देव। शंकर देव ये आसाम के थे। ठीक है, इन्होंने शरण संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, ये एक लौते ऐसे संत थे जिन्होंने कृष्ण की पूजा को मूर्ति से करने से मना कर दिया था। मतलब वो विरोधी थे कि मूर्ति रूप में कृष्ण भगवान को नहीं पूजना चाहिए। फिर उसके बाद थे नरसिंह मेहता, गुजरात वाले। इन्होंने महात्मा गांधी का एक भजन लिखा था। ठीक है, नरसिंह मेहता ने, वैष्णव वचन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ने। ठीक है, ये महात्मा गांधी जो है, ये श्लोक जो है वो भजन गाया करते थे, इसके रचयिता थे। फिर इसके बाद हमने देखा था तुकाराम के बारे में। ठीक है, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा था ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को बहुत लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, और मराठी भाषा में भगवत गीता, ठीक है, पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। ठीक है, मतलब ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी इसकर भगवत गीता पर। ठीक, इसके अलावा इन्होंने रहस्यवादी संप्रदाय की भी स्थापना करी थी। फिर आए थे नामदेव। नामदेव एक दर्जी परिवार के थे। ठीक है, प्रारंभ में नामदेव डाकू थे। ठीक है, बाद में संत बने। इन्होंने भी बरकरी संप्रदाय की स्थापना करी थी। इसके बाद बात करें एकनाथ की। एकनाथ मराठी भाषा में भावार्थ रामायण की रचना की थी। और आखिरी बचे रामदास। ठीक है, रामदास के बारे में आपको ये याद रखना है, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। मैंने रामदास के बारे में आपको शायद नहीं पढ़ा पाया था मैं, लेकिन रामदास भी एक संत रहे हैं जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, ठीक, इसके अलावा हमने भक्ति आंदोलन के योगदान पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि सोशल इक्वालिटी की स्थापना करी थी सभी समाज में। फिर उसके अलावा सरल सामाजिक संगठन, मतलब सिंपल रिलीजियन की संगठन की स्थापना करी। ठीक है, फिर इसके बाद समन्वित संस्कृति की स्थापना करी, मतलब सब एक दूसरे की संस्कृति जो है वो जान पाए। ठीक, स्टेट्स का निर्माण किया, क्योंकि इन्होंने भाषाओं का निर्माण किया तो भाषाओं के कारण अलग अलग राज्य की उत्पत्ति हुई। क्षेत्रीय भाषा लिटरेचर का निर्माण किया और संगीत को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ठीक, तो कल हम लोगों ने भक्ति आंदोलन खत्म कर दिया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है विजयनगर एम्पायर। देखिए, ये विजयनगर जो एम्पायर है, ठीक है, ये आज का जो हमारा दक्षिण भारत है, मतलब जो कर्नाटका वाला रीजन है, ठीक है, या हम कहें केरल, तमिलनाडु, आंध्र तक, ठीक है, इस पूरे रीजन पर जो था ये विजयनगर एम्पायर का कंट्रोल था। ठीक, तो विजयनगर एम्पायर का जो कंट्रोल था वो पूरे साउथ इंडिया में था। ठीक, अब ये विजयनगर एम्पायर जो था ये किसके समकालीन था? तो उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। तो आपको याद रखना है, ये जो था, इसकी जो स्थापना हुई थी विजयनगर की, ये किसके समकालीन हुई थी? तुगलक डायनेस्टी की। ठीक है, उस टाइम पर तुगलक डायनेस्टी के जो सुल्तान थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, जानते हैं आप इन्हें, मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पर 1336 में, ठीक है, 1336 में दो लोगों ने, दो भाइयों ने, ठीक है, एक का नाम था हरिहरा और एक का नाम था भुक्का। ठीक है, हरिहरा एंड भुक्का, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी थी 1336 में, 1336 में। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का एक एम्पायर था। ठीक है, इसका उदय कब हुआ? 1336 में। दो भाई थे, हरिहरा एंड भुक्का, और उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पर कौन बैठे थे? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी पर।
ठीक, तो हमें आज विजयनगर एम्पायर को पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत में अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, तुगलक वंश के, इन्होंने दक्षिण भारत पर एक अभियान किया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक पहले दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान थे जो दक्षिण भारत पर डायरेक्ट रूल करने की मंशा रखते थे। मतलब अभी तक जैसे अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण में कैंपेन तो किए थे, लेकिन उसने कभी भी डायरेक्ट रूल करने का प्रयास नहीं किया। वो क्या करता था, हराता था, और हराने के बाद उन्हीं को साम्राज्य सौंप देता था। ठीक है, उन्हीं को साम्राज्य क्या कर देता था, सौंप देता था, और उनसे कहता था आप साल भर में हमें टैक्स भेजते रहिए। ठीक, तो उन्होंने भी डायरेक्ट जो था, डायरेक्ट रूल करने की नहीं सोची। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से या हम कहें डायरेक्ट रूप से रूल करना स्टार्ट किया था। ठीक, और इसी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, या जिसे हम दौलताबाद कहते हैं, देवगिरी या दौलताबाद शिफ्ट करने का काम इन्होंने इसीलिए किया था ताकि ये उत्तर पे और दक्षिण में बराबर नियंत्रण रख सके। तो उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में एक अभियान किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दक्षिण में एक राज्य था कामपिल्ली, दक्षिण में एक राज्य था कामपिल्ली। ठीक है, कामपिल्ली राज्य पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, और उस टाइम पर इसी कामपिल्ली से दो लोगों को लेकर के ये दिल्ली गए थे, एक थे हरिहरा एंड दूसरे थे बुक्का। ये वही हैं जिन्होंने विजयनगर की स्थापना करी। ठीक, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कामपिल्ली पर आक्रमण किया तो वहां से दो भाइयों को, एक हरिहर और दूसरे कौन, बुक्का, ठीक है, उनको ये लोग क्या ले गए, दिल्ली ले गए। ठीक है, और दिल्ली में ले जाके उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया। मतलब हरिहरा और भुक्का जो विजयनगर किंगडम के संस्थापक हैं, ठीक है, इनको मुसलमान या इस्लाम धर्म किसने अपनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, तो अब ये दिल्ली पहुंच गए थे हरिहरा एंड भुक्का। इन्होंने दिल्ली में क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसके बाद फिर विजयनगर के ये इंसिडेंट के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को फिर लगा कि मुझे एक और बार दक्षिण पर कैंपेन करना चाहिए। ठीक, लेकिन इस बार इनको ये लगा कि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से खुद दक्षिण में कैंपेन करूंगा तो वहां के लोग इस बात को लेकर के नाराज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते इन्होंने ये तय किया कि यार उन्हीं से रिलेटेड कोई व्यक्ति को वहां भेजना चाहिए कैंपेन करने के लिए। तब उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहरा और भुक्का को चुना और उनको एक बड़ी सेना दी और उनको बोला कि आप जाइए और दक्षिण का कैंपेन कीजिए। इन्होंने तुगलक की तरफ से कैंपेन किया, जीता भी, ठीक, लेकिन वहीं पर इनको एक संत मिल गए, ठीक है, जिनका नाम था विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य करके एक संत थे जो इनको मिले और इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको हिंदू धर्म में वापस ले आए। मतलब इनका क्या किया, शुद्धि उद्धि करके इनको क्या कर दिया, वापस से क्या बना दिया, हिंदू बना दिया। तो हरिहरा और बुक्का को, ठीक है, वापस से हिंदू बनाने वाले कौन थे, विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य, ठीक है, ये संत थे जिन्होंने हरिहरा और भुक्का को वापस हिंदू बनाया और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 में हरिहरा एंड भुक्का, ठीक है, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, तो यहां तक सबसे पहले हम देखते हैं। तो विजयनगर एम्पायर वॉज अ मेडीवल हिंदू एम्पायर दैट रूल्ड मच ऑफ साउथ इंडिया। तो विजयनगर मेडीवल के समय में, मतलब मध्यकालीन भारत का एक हिंदू एम्पायर था, ठीक है, जो साउथ इंडिया में रूल कर रहा था। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, 1336 में दो भाई थे, हरिहरा वन एंड बुक्का राय वन ऑफ दी संगम डायनेस्टी। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा संगम डायनेस्टी क्या है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया,
विजयनगर साम्राज्य के स्थापना करी दोनों भाइयों ने, हरिहरा वन एंड भुक्का राय वन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग इन मोहम्मद बिन तुगलक सदर्न कैंपेन टू ब्रदर्स हरिहरा एंड भुक्का वर कैप्चर्ड फ्रॉम द काम्पिल्ली किंगडम एंड ब्रॉट टू दिल्ली। दे वेर कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग दिस टाइम। मैंने आपको बताया था कि काम्पिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और वहां से ये दो भाई को उठा के लाए थे, हरिहरा और भुक्का, और इनको क्या करवा दिया गया था, इस्लाम धर्म कबूल। अगला बात करें, लेकिन जब ये नीचे दक्षिण में वापस कैंपेन के लिए आए हरिहरा और भुक्का, तो विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य जो थे ये संत इनके सामने पड़े और इन्होंने दोनों भाइयों को कन्विंस करके वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा लिया, और इसी तरह 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई। क्लियर हुआ आप लोगों को, विजयनगर एम्पायर समझ में आया? ठीक, अब विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश स्थापित हुए, मतलब एंटायर विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसमें 4 राजवंश मतलब 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। ठीक, अब वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी? ठीक, देखिए, जब हरिहरा और भुक्का, ठीक है, जब ये दोनों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विजयनगर की स्थापना करी, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, अभी मैं आपको राजधानी बताऊंगा, बट हरिहरा वन एंड भुक्का राय इन्होंने जब स्थापना करी तो उस डायनेस्टी को संगम डायनेस्टी कहा गया। अब इसको संगम डायनेस्टी क्यों कहा गया? क्योंकि हरिहरा वन और भुक्का राय वन, इन दोनों के पिता का नाम संगम था। इन दोनों के पिता का नाम क्या था? संगम था। इसीलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पर अपनी डायनेस्टी शुरू की, जिसको कहा गया संगम डायनेस्टी। ठीक, इसके आगे अभी अपन बात करेंगे। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 राजवंश थे, ठीक है, तो 4 राजवंश की अगर हम बात करें विजयनगर में, तो सबसे पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, जो मैंने आपको बताया हरिहरा एंड भुक्का ने स्थापना की। उसके बाद अगली जो डायनेस्टी आई, ये आई सलुवा डायनेस्टी। ठीक है, देखिए सलुवा डायनेस्टी जो थी, ये जो संगम डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे, ठीक है, कौन थे? इसके आखिरी रूलर थे विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष सेकेंड, ठीक है, ये अंतिम रूलर थे। तो विरूपाक्ष सेकेंड को हरा करके, ठीक है, किसने? सालूव नरसिंह, ठीक है, सालूव नरसिंह करके एक थे, उन्होंने आखिरी विरूपाक्ष सेकेंड को हरा करके और सलुवा वंश की स्थापना करी। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगला जो था वो था तुलुवा वंश, ठीक, और आखिरी जो था वो था अरायवेडु वंश। ठीक है, अब देखिए तुलुवा वंश के एक राजा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कृष्णदेव राय के बारे में। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स उसमें आते हैं। ठीक, तो तुलुवा डायनेस्टी में एक थे कृष्णदेव राय, ठीक है, इनकी कई सारी उपाधियां थी, हम देखेंगे। और लास्ट जो डायनेस्टी थी ये थी अरायविडु डायनेस्टी। ठीक, तो ऐसे करके 4 राजवंशों ने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया। ठीक, इसमें सबसे पहले आते हैं संगम डायनेस्टी वाले। ठीक है, संगम डायनेस्टी मतलब वही हरिहरा और भुक्का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें तो एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो विजयनगर शहर था, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा विजयनगर शहर के बारे में। विजयनगर जो शहर था, ठीक है, वो उसको आज की डेट में क्या कहा जाता है? हम्पी, जो कहाँ है? कर्नाटक में। तो आपको यही याद रखना है, ये जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, या विजयनगर सिटी, ये कहाँ पे थी? ये हम्पी में थी, कर्नाटक में। ठीक है, तो आपको याद रखना है हम्पी कर्नाटका में विजयनगर था। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जो शुरू होती है वो होती है संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम डायनेस्टी। ठीक है, जब आप जानते ही इसके फाउंडर कौन रहे हैं? हरिहर एंड भुक्का। ठीक, अब चूंकि दोनों भाइयों ने फाउंड आउट किया था, तो सबसे पहले राजा कौन बनेगा? तो सबसे पहले चूंकि हरिहर बड़े थे, इसलिए सबसे पहला राजा किसे बनाया गया? हरिहर फर्स्ट। ठीक है, तो हरिहर फर्स्ट जो थे ये सबसे पहले राजा थे, और जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ठीक है,
इन्होंने विजयनगर राज्य की जो स्थापना करी थी, ठीक है, वो एनी गोंडी नाम की एक जगह थी। ये जगह कामपिल्ली के ही पास थी, एनी गोंडी, ठीक है, एनी गोंडी एक जगह थी। इसी को केंद्र बना करके और विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने करी? हरिहर फर्स्ट ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर की सबसे पहली राजधानी जो थी वो थी अनेगोंडी, ठीक है। तो अनेगोंडी याद रखना, ठीक है, ये सबसे पहली राजधानी थी। ठीक, अब बात करते हैं देखिए विजयनगर की, ठीक है। अब इस किंगडम का नाम विजयनगर कैसे पड़ा? देखिए पहले जब ये स्थापना हुई थी तब इसका नाम विजयनगर नहीं था। इसका विजयनगर नाम कब पड़ा? जब इन्हीं हरिहरा वन ने, अगर हम बात करें, इन्हीं हरिहरा वन ने विजयनगर नामक शहर की स्थापना करी, विजयनगर सिटी, ठीक है। तो विजयनगर सिटी को स्थापित किसने किया था? हरिहर फर्स्ट ने, ठीक है, और इसी को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक, तो एनी गोंडी सबसे पहले थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने विजयनगर शहर बसाया, और विजयनगर शहर बसाने के बाद एनी गोंडी नाम की जगह से हटा करके विजयनगर को ही अपनी राजधानी बना लिया। तो संगम डायनेस्टी की जो दूसरी राजधानी थी वो थी विजयनगर, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसीलिए अब चूंकि इन्होंने ये शहर बसाया था, ठीक, और इन्होंने ही जो है इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इस किंगडम का नाम बदल के क्या हो गया? विजयनगर एम्पायर, ठीक है। इस नाम को विजयनगर एम्पायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विजयनगर नामक शहर की स्थापना जो थी वो इन्होंने करी थी, जिसको आज की डेट में हम्पी कहा जाता है, जो कर्नाटक में। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो सबसे पहले बात करी हमने हरिहर फर्स्ट की। हरिहर फर्स्ट ने क्या किया? एनेगोंडी को अपनी जगह पर कैपिटल बनाई। उसके बाद फिर इन्होंने विजयनगर शहर बचाया और राजधानी चेंज कर दी, एनीगोंडी से विजयनगर। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये सब? ठीक, अब अगला बात करें, अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं इनके छोटे भाई भुक्का फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए भुक्का वन को सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो भुक्का वन को एक उपाधि दी गई थी, ठीक है, ये दी गई थी वेद मार्ग प्रतिष्ठिपाक, वेद मार्ग प्रतिष्ठिपाक, ठीक है। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठिपाक ये टाइटल दिया गया था भुक्का फर्स्ट को। अब भुक्का फर्स्ट को ये टाइटल क्यों दिया गया था? ठीक है, उनको ये क्यों कहा गया वेद मार्ग प्रतिष्ठिपाक? इसका मतलब ये है कि वेद के मार्ग पर चलना। वेद मार्ग प्रतिष्ठितपक का मतलब ही यही है, वेदों के इशारों पर या वेदों के मार्ग पर चलना। ठीक, चूंकि भुक्का वन जो थे ये हिंदू रूलर थे, तो ये हिंदुत्व को वापस जगाने का प्रयास कर रहे थे साउथ इंडिया में, ठीक है। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू गेट बैक टू वेदास, ठीक है। हिंदू धर्म को मतलब मानना मतलब वेदों को मानना, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? वेदों के महत्व को वापस से प्रदर्शित किया। इसी कारण से इनको टाइटल दिया गया वेद मार्ग प्रतिष्ठितपक, मतलब वेदों की तरफ वापस मार्ग को ले जाने वाले कौन थे? भुक्का फर्स्ट, ठीक है। चूंकि ये हिंदू थे, ठीक है, इसलिए ये वेदों की तरफ वापस ले जाना चाहते थे। ठीक, अगला अगर हम बात करें, इनका एक बेटा था कंपन, ठीक है, आपको याद रखना होगा इनका एक बेटा था कंपन, जिन्होंने साउथ में एक जगह थी मदुरा, ठीक है, मदुरा एक जगह थी, ठीक है, ठीक, उस पर कैप्चर किया था। मतलब ठीक है, इनके पुत्र कंपन ने मदुरा पर विजय की थी, और इसी विजय को डिस्क्राइब करने के लिए इन्हीं की पत्नी जिनका नाम था गंगा देवी, इन्हीं की पत्नी जिनका नाम क्या था? गंगा देवी, उन्होंने एक किताब लिखी मदुरा विजयम। ये किताब याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मदुरा विजयम किसने लिखी? गंगा देवी। और गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कामपन की। और कामपन कौन थे? भुक्का फर्स्ट के बेटे। ठीक, तो भुक्का फर्स्ट के जो बेटे थे कामपन, उनकी पत्नी थी गंगा देवी, जिन्होंने किताब लिखी मदुरा विजय, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। अगला अगर हम बात करें, भुक्का वन ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड सयानाचार्य द ग्रेट कमेंटेटर ऑन दी वेदास। देखिए भुक्का वन ने, ठीक है, वेदों के महान कमेंटेटर
जिसको बोला जाता है भाष्यकार, हिंदी में बोला जाता है भाष्यकार। तो वेदों की सबसे बेहतरीन तरीके से कमेंट्री करने वाले सयानाचार्य को बुद्धा फर्स्ट ने क्या दिया था, संरक्षण दिया था या पैट्रोनाइज किया था। तो सयानाचार्य कौन थे, ये एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे वेदास के, ठीक है। और इनको संरक्षण किसने दिया था, भुक्का फर्स्ट, ठीक है, भुक्का फर्स्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक। भुक्का फर्स्ट के टाइम पर आपको एक और चीज याद रखनी है यहां पर। देखिए इसी संगम डायनेस्टी के पैरेलल में, ठीक है, अगर हम इसी संगम डायनेस्टी की बात करें तो इसके पैरेलल में, इसके नॉर्थ में उस टाइम पर एक एम्पायर हुआ करता था, बहामनी एम्पायर। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहामनी एम्पायर पढ़ने वाले हैं। तो बहामनी एम्पायर जो था वो विजयनगर का पड़ोसी था, और एक तरीके से कहा जाए तो इनमें बहुत गहरी दुश्मनी थी। मतलब आए दिन एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे, विजयनगर और बहामनी, ठीक है। बहामनी जो थे, ठीक है, बहामनी के उस टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर भुक्का वन विजयनगर के राजा थे, उसी टाइम पर बहामनी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना, ये नोट्स में नहीं लिखा है, ये आप अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहामनी शासन के डायनेस्टी के एक शासक थे उस टाइम पर मोहम्मद शाह, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने क्या किया था, भुक्का वन पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये जो बहामनी एम्पायर वाले थे मोहम्मद शाह, इन्होंने किस पर आक्रमण किया था, भुक्का वन पर जो विजयनगर के थे। और इस टाइम पर मोहम्मद शाह ने, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, बारूद का इस्तेमाल किया था, गन पाउडर। तो पूरे हिंदुस्तान में पहले ऐसे राजा, ठीक है, या सुल्तान जिन्होंने सबसे पहले गन पाउडर का प्रयोग किया था, मतलब बारूद का, ठीक, वो थे बहमनी एम्पायर के मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो थे, देखिए कई जगह लोगों को ये पता होता है कि बारूद लाने वाले सबसे पहले बाबर थे, ज्यादातर चीजों में ये पता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनसे भी पहले बहमनी एम्पायर में जो मोहम्मद शाह थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, गन पाउडर से आक्रमण किया। क्लियर हुआ, ठीक। तो आपको ये युद्ध याद रखना है, भुक्का वन के टाइम हुआ था। क्लियर हुआ, क्लियर है आप लोगों को ये? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ भुक्का वन के बारे में, ठीक है। भुक्का वन के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं हरिहरा सेकेंड, ठीक है। अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं हरिहरा सेकेंड। और ये इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि संगम डायनेस्टी या हम कहें विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, ठीक है, महाराजा आदिराज की, ठीक है। तो हरिहरा सेकेंड पहले ऐसे हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। और दूसरा पॉइंट आपको इनमें इसलिए याद रखना है, इनको राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता था, ठीक है, इनको राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। अब देखिए यहां पर आपको ये याद रखना होगा, इनको राजव्यास या राज वाल्मीकि क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये इनके टाइम, ठीक है, देखिए आपको वेद व्यास पता होगा, वेद व्यास कौन थे, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और वाल्मीकि पता है जिन्होंने क्या लिखी थी, रामायण लिखी थी। तो सबसे प्रमुख ग्रंथ थे हिंदू धर्म के। चूंकि ये लोग भी हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, इसीलिए हरिहरा टू को भी क्या कहा गया, राजव्यास और राज वाल्मीकि, ठीक है। और इन्होंने कौन सा टाइटल लिया, महाराजाधिराज का, ठीक। अगले जो राजा बनते हैं, ठीक है, इनके बाद वो बनते हैं देवराय फर्स्ट, ठीक है। अब देवराय फर्स्ट के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देवराय फर्स्ट के टाइम पर, उस टाइम पर इटालियन से एक ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था निकोलस कॉन्टी। ये नाम याद रखिएगा, निकोलस कॉन्टी आए थे किसके टाइम पर, 1420 में, देवराय फर्स्ट के टाइम पर, ठीक है। तो निकोलो कॉन्टी जो थे, इन्होंने विजयनगर की यात्रा करी थी। ये एक इटालियन ट्रैवलर या जिसको हम कहा करें इटली यात्री थे, ठीक है, याद रखिएगा निकोलस कॉन्टी। देखिए विजयनगर एम्पायर के टाइम पर बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने
विजयनगर एम्पायर की दौरा किया था या यात्रा की थी। तो आपको एक एक ट्रैवलर को याद रखना है कि कौन किसके टाइम पे आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना है निकोलस कोर्टी 1420 में ये इटली को बिलोंग करते थे और ये कहाँ आए थे? विजयनगर में। ठीक, अब इनके बारे में देवराय फर्स्ट के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है। इन्होंने एक डैम बनवाया था इरिगेशन के लिए तुंगाभद्रा रिवर के पास। ठीक है, तो तुंगाभद्रा जो नदी थी, ठीक है, यहां पर इन्होंने एक डैम बनवाया था जिसका नाम था हरिदे डैम। ये नाम याद रखिएगा, हरिदे डैम। ये हरिदे डैम किसने बनवाया? देवराय फर्स्ट ने। कौन सी नदी के किनारे? तुंगाभद्री नदी के किनारे। किसके लिए? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है, देवराय फर्स्ट का एक युद्ध हुआ था किसके साथ? देखिए, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर और बहमनी किंगडम, इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध चलता रहता था। तो उस टाइम पर देवराय के समकालीन बहमनी वंश के एक राजा थे, बहमनी डायनेस्टी के, जिनका नाम था फिरोज बहमन शाह। नाम याद रखिएगा, बहमनी रूलर कौन थे? फिरोज बहमन शाह। ठीक है, इनके टाइम पर, देवराय फर्स्ट के टाइम पर, फिरोज बहमन शाह ने देवराय फर्स्ट पर आक्रमण किया। एक इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इन दोनों के बीच युद्ध में देवराय की हार हुई। तो देवराय फर्स्ट क्या हो गए? हार गए। ठीक है, और हार के बाद चूंकि अब संधि होती है और संधि में फिर जो क्लॉज लिखे जाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ा? अब चूंकि ये फिरोज बहमन शाह से हार गए थे, तो इनको अपनी बेटी की जो शादी है वो फिरोज बहमन शाह से करानी पड़ी। ठीक है, तो देवराय फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज बहमन शाह से किया और उस टाइम पर इन्होंने इतना सोना दिया था, ठीक है, मतलब दहेज एक तरीके से मान लीजिए। तो देवराय फर्स्ट ने फिरोज बहमन शाह को इतना सोना दिया था कि इस युद्ध को ही बोला गया वॉर ऑफ सोनार की बेटी, क्योंकि इस युद्ध में सोना बहुत ज्यादा दिया गया था देवराय फर्स्ट की तरफ से। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, देवराय फर्स्ट का युद्ध हुआ फिरोज बहमन शाह से। फिरोज बहमन शाह ने उनको डिफीट किया, देवराय फर्स्ट को उनकी बेटी की शादी करानी पड़ी और देवराय फर्स्ट ने बहुत सारा सोना उनको दिया, इसीलिए इस युद्ध को कहा गया सोनार की बेटी, वॉर ऑफ सोनार की बेटी। अगला बात करें तो इन्होंने एक तेलुगु पोएट को अपने कोर्ट में रखा जिनका नाम था श्रीनाथ। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, श्रीनाथ नाम के एक कवि थे, तेलुगु कवि, तेलुगु पोएट। ठीक है, श्रीनाथ, ये देवराय फर्स्ट के कोर्ट में भी रहते थे और यही श्रीनाथ इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं देवराय सेकेंड, उनके भी कोर्ट में थे। तो श्रीनाथ के बारे में आपको यह याद रखना है, ये एक तेलुगु कवि थे। ठीक, और ये देवराय फर्स्ट के समय भी थे और देवराय सेकेंड के समय। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम था हरविलास। इस किताब का नाम क्या था? हरविलास। तो आपको याद रखना है, तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। ठीक है, ये देवराय फर्स्ट की कोर्ट में रहते थे और ये देवराय सेकंड के भी कोर्ट में थे और इन्होंने अपनी एक फेमस किताब लिखी थी हरविलास। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक, तो ये थे देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं देवराय सेकंड। ठीक, तो देवराय सेकंड की अगर हम बात करें तो ये संगम वंश के एक तरीके से कहा जाए, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस रूलर। मतलब ये संगम डायनेस्टी के, संगम वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे, इसीलिए इनको कहा गया इमादी देवराय। ये टाइटल याद रखिएगा, इमादी देवराय किसको बोला गया? देवराय सेकंड को। क्यों बोला गया इमादी देवराय? क्योंकि ये संगम वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे, फेमस रूलर थे। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कवि थे श्रीनाथ, जो मैंने आपको बताया था, कौन से कवि? तेलुगु कवि। ठीक है, इनको उपाधि दी थी सार्वभौम की। ठीक है, तो इन्होंने श्रीनाथ जो तेलुगु के कवि थे,
ठीक है, उनको सार्वभौम की उपाधि किसने दी थी? देवराय सेकंड ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इन इट्स रिकॉर्ड इट इज कॉल्ड गजवेटकर। देखिए, इनको गजवेटकर भी कहा जाता था। ठीक है, अब ये गजवेटकर का मतलब क्या है? हाथियों का शिकार करने वाले, जो एलिफेंट का शिकार करते हैं। ठीक है, एलिफेंट का शिकार करने वाले। ठीक है, तो गजवेटकर इनका नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये हाथियों का शिकार किया करते थे, देवराय सेकंड। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? गजवेटकर। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो देवराय सेकंड, अब देखिए, चूंकि देवराय फर्स्ट जो थे वो हार गए थे युद्ध। ठीक है, अब इन्होंने क्या, और उनके युद्ध हारने के पीछे का कारण क्या था? कि जो तीरंदाजी हुआ करती थी, मतलब जो तीर चलाने वाला, तीर कमान चलाने वाले जो थे, ये इस्लामिक मतलब मुस्लिम सोल्जर्स में ये बहुत ज्यादा थे और बहुत अच्छे तीर चलाया करते थे। देवराय फर्स्ट की हार का कारण ही यही था। तो इन्होंने क्या किया? देवराय सेकंड ने अब क्या किया? वो जो मुस्लिम सोल्जर्स, ठीक है, उनको अपनी सेना में रिक्रूट किया। ठीक, क्योंकि वो पिछले युद्ध में देख के समझ गए थे कि भाई इनके तीरंदाज जो हैं वो बड़े सटीक हैं। ठीक, तो इन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों को अपनी आर्मी में भर्ती किया। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप मुस्लिम सैनिकों की भर्ती करेंगे तो भाई उनके धार्मिक स्थल भी आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके राज्य में रहेंगे। ठीक, तो इन्होंने भी क्या करी थी? अपने राज्य में मस्जिदें बनवाई थी। तो विजयनगर एम्पायर, या हम कहें कि पूरे विजयनगर एम्पायर के देवराय सेकंड एक लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने स्टेट में मस्जिद बनवाई थी। किनके लिए? जो मुसलमान सैनिक थे जो आर्मी में उनके भर्ती हुए थे, उनके लिए। ठीक है, तो पहली बार मस्जिद बनाने वाले भी कौन थे? देवराय सेकंड। अगला बात करें तो इनके टाइम पर भी एक एम्बेसडर आए थे जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। नाम याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक। ये किसके एम्बेसडर थे? उस टाइम पर पर्सिया का एक शासक था जिसका नाम था शाहरुख। ठीक, तो आपको याद रखना है, ठीक है, शाहरुख का जो फारस, ठीक है, फारस का एक शासक था शाहरुख। ठीक है, उन्होंने अपना राजदूत बना के किसको भेजा था? अब्दुल रज्जाक को। ठीक, और ये किसके कोर्ट में आया था? देवराय सेकंड के कोर्ट में। तो आपको याद रखना, इससे पहले कौन सा ट्रेवलर आया था देवराय फर्स्ट के समय में? निकोलो कोट्टी। कहां का था? इटली का। दूसरा कौन आया? अब्दुल रज्जाक। कहां का है? पर्शिया का। ठीक है, किसके समय में आया? देवराय सेकंड के समय। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, इसके बाद बात करें, अब्दुल रज्जाक ने एक बात कही थी कि विजयनगर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड दैट ही हैज सीन और हियर्ड ऑफ। मतलब कि अब्दुल रज्जाक के मुताबिक उन्होंने बताया कि विजयनगर पूरे विश्व में, ठीक है, उसने जितना भी विश्व में भ्रमण किया, विजयनगर से अच्छी सिटी कोई भी नहीं मिली उसको वर्ल्ड में। ठीक, तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। ठीक है, विजयनगर, सिटीज इन द वर्ल्ड, जो उसने देखी थी और सुनी थी। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? तो देवराय सेकंड के बारे में ये सारी चीजें पता चली। अगले जो इसके राजा बनते हैं वो बनते हैं मल्लिकार्जुन। ठीक है, अब मल्लिका अर्जुन को प्रोद देवराय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मल्लिका अर्जुन को क्या माना जाता था? प्रोद देवराय के नाम से जाना जाता था। और इससे पहले जो हमने देवराय सेकंड पढ़ाया था, देवराय सेकंड को किस नाम से जाना जाता था? इम्मादी देवराय। इम्मादी देवराय। वैसे ही इनको किस नाम से जाना गया? प्रोद देवराय। और इन्हीं के समय में चाइना का एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम था माहुयान। माहुयान, ठीक है, माहुयान। ठीक है, माहुयान। ठीक है, माहुयान नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर था जो किसके समय में आया? मल्लिका अर्जुन के समय। ठीक है, और इन्होंने विजयनगर की यात्रा की। ठीक, इसके बाद जो इस डायनेस्टी के आखिरी राजा थे वो थे विरूपाक्ष सेकंड।
ये संगम डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इनके डेथ के बाद देखिए इनके समय में, ठीक है, इनके समय में एक जगह थी, ठीक है, साउथ में ही, वहां का एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, उन गवर्नर का नाम था सालूव नरसिम्हा। ठीक है, सालूव नरसिम्ह। ठीक है, ये नरसिंह हो गया है, नरसिम्ह है। ठीक है, नरसिम्ह। ठीक, तो सालूव नरसिम्ह जो है ये वहां के गवर्नर थे। ठीक है, और इनका एक सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। देखिए नरसा नायक याद रखिएगा, नरसा नायक जो था ये सालूव नरसिम्हा का सेनापति था। ठीक, तो जब ये संगम डायनेस्टी की तरफ पहुंचा, ठीक है, तो विरूपाक्ष को खत्म करने के बाद, ठीक है, नरसा नायक ने किसको गद्दी पर बिठाया? देखिए विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष सेकंड आखिरी रूलर था। इस वंश को इन्होंने खत्म किया, और इस वंश को खत्म करने वाला था कौन? सलूवा नरसिम्हा। भले ही अटैक नरसा नायका ने किया था, लेकिन नरसा नायका कौन था? सेनापति था, लेकिन श्रेय किसको जाता है? राजा को जाता है। तो सलूव नरसिम्हा जो था उसने विरूपाक्ष सेकंड को हराया, और फिर गद्दी पर, विजयनगर की गद्दी पर कौन बैठा? सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना करी? सलुवा डायनेस्टी की स्थापना। इसकी डायनेस्टी की स्थापना करी सलुवा डायनेस्टी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चूंकि साउथ में अगर हम बात करें, ठीक है, विजयनगर के इतिहास में, ठीक है, चूंकि दूसरे को हटा करके शासन बनाया गया था, इसीलिए इस इंसिडेंट को बोला जाता है बाला पहर। याद रखिएगा, विजयनगर के इतिहास में इस इंसिडेंट को, मतलब जब क्या होता है, तख्ता पलट होता है, मतलब एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में चेंज होता है लड़के, तो उसको बोला जाता है बाला पहर। बाला पहर। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये थी संगम डायनेस्टी। देखिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लास को स्टॉप करूंगा आज, चूंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है, तो इसके आगे जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने सिर्फ संगम डायनेस्टी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे जो है सालूव, तुलुव और अरावैदु डायनेस्टी पढ़ेंगे, और फिर हम विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है, आज मुझे चूंकि जल्दी जाना है। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।